हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीटेट की आंसर की का जो पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 करेंगे आंसर की विद प्रूफ। यानी कि हम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ से डायरेक्ट आंसर को देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले के क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे युगलों का मिलान करना है, यानी कि एक तरफ कृषि के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं क्षेत्र या प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है स्थानांतरी कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि और चलवासी पशुचारण, और दूसरी तरफ इनके प्रदेश हैं। तो आंसर एक बार देखने से पहले चलते हैं बुक पर, वहाँ देखेंगे इसका क्या आंसर है और उसके बाद यहाँ पर आंसर को टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है निर्वाह कृषि, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निर्वाह या गहन निर्वाह कृषि है वो दक्षिण पूर्वी और सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, यानी कि जो सघन जनसंख्या वाला मानसूनी प्रदेश है वहाँ होगी आपकी गहन निर्वाह कृषि। और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी है स्थानांतरी कृषि। तो देखिए जो स्थानांतरी कृषि है वो सघन वन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। इसके बाद है चलवासी या पशुचारण। तो आपकी जो पशुचारण है वो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में होगी। और नेक्स्ट है आपकी वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का यहाँ पर लिखा है कि वाणिज्यिक उद्देश्य से फसलें लगाई जाती हैं, उत्पादन और पशुपालन बाजार में उसके लिए विक्रय के लिए मतलब ये फसलें लगाई जाती हैं। और यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है। अब चलिए वापस से अपने प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना आंसर लगाते हैं। तो देखिए हमारी जो स्थानांतरी कृषि है वो सघन वन क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि 1/3। वाणिज्यिक जो कृषि है वो अभी हमने देखा था शीतोष्ण घास के मैदानों में होगी। गहन निर्वाह कृषि और चलवासी पशुचारण। तो देखिए गहन निर्वाह जो कृषि है वो आपकी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, और चलवासी पशुचारण जो है वो अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में की जाती है, यानी कि ए का हमारा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा। तो ये जो आंसर है वो आपका जो आंसर 4 है, फोर्थ ऑप्शन में ये सारे विकल्प जो हमने लगाए हैं वो दिए गए हैं। ए का 3rd, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न देखिए हमारा पॉलिटी से है, और यहाँ पर लिखा है कि एक अभिकथन दिया हुआ है, दूसरा उसका तर्क दिया हुआ है कि भारत जो है सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं और मांगों का पालन करती है, यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो इस तरीके से बनाई गई है और इसके बहुत सारे स्तर हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए यहाँ पर होगा कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, उन चारों में से भी हमें छांटने हैं कि कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। नकारात्मक रूप से देखना, या उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो देखिए हमने अपनी जो 1 लाइनर वीडियो थी उसमें पूर्वाग्रही का अर्थ देखा था और उसके बारे में बात भी की थी कि पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं बुक में कि क्या है पूर्वाग्रही होने का अर्थ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो यह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। और ज़्यादातर ये राय क्या होती है, नकारात्मक होती है, यानी कि शहरी लोगों को हम आलसी मानते हैं और गांव के लोगों को गरीब मानते हैं। इस तरीके के कुछ पूर्वाग्रह हैं, या किसी विशेष धर्म के प्रति, किसी विशेष रंग के प्रति हम अपने दिमाग में कोई धारणा बना लेते हैं। आगे लिखा है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा
और सबसे सही है तो हम दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं और उसी काम को हम दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। तो अब चलिए अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर लगाते हैं हम कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखेंगे तो हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पर, कि हम उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर भी करते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है, जो हमसे अलग दिखते हैं हम उन्हें खुद से नीचा समझते हैं, खुद को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं और वो किसी विशेष समूह के सदस्यों के साथ हम कई बार भेदभाव भी करते हैं। तो हमारा ए, सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। अब पहले बुक में देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार में जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और ये सारे अधिकार सम्मिलित होते हैं। और ये किस अनुच्छेद में है, 21 या 21 में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है कि नीचे 2 कथन हैं ए और बी, ये खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो यहाँ पर कथन ए कहता है कि 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो सुल्तान थे, जिन्हें खलीफा कहते थे, उन पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी। दूसरा कथन कहता है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए हैं। इसमें बोला है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन हैं। अब पहले एक बार हम बुक में देखेंगे इसका आंसर क्या है और फिर हम यहाँ पर उसको टिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो सुल्तान थे उस पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो देखिए यहाँ पर वैसी की वैसी लाइन है जैसी क्वेश्चन में थी। और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जो भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए, बना रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत बात लिखी हुई है, यानी कि बी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन ए जो है कि अंग्रेज़ों ने खलीफा पर संधि थोप दी थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहले हम हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा हिस्ट्री से यहाँ पर कि इल्बर्ट जो बिल था, इल्बर्ट बिल 1883 में लागू हुआ था। इसको लागू करने पर कुछ विरोध हुआ था इसका, तो विरोध क्यों हुआ था ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है पहले इसके, और उसके बाद हमें यहाँ पर सही विकल्प है कि या तो 2 हो सकते हैं या कोई एक इनमें से सही है या 2 भी सही हो सकते हैं। अब चलते हैं बुक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ या कह सकते हैं विरोध हुआ। तो क्यों हुआ कि इसमें क्या प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि भारत में जो काम करने वाले अंग्रेज़ हैं और भारतीय न्यायाधीश हैं, इनकी भी समानता स्थापित होगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने किया इसका विरोध, तो अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया। ठीक है,
तो भारतीयों ने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया है इल्बिट बिल के बारे में। अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इस बिल में ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, ये बात यहाँ पर सही है। बिल ने अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, ये बात भी यहाँ पर सही है। और बिल जो था भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। तो देखिए, बिल नहीं रखता था, बिल तो समानता स्थापित करने के लिए लाया गया था, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उस बिल को वापस ले लिया, तब भारतीयों ने विरोध किया था, क्योंकि इससे पता चलता था कि अंग्रेज़ उनके प्रति क्या सोचते थे। तो यहाँ पर बी और सी हमारे सही हो जाएंगे। तो अब देखिए, हमें यहाँ पर सही कथन चुनना है, तो बी और सी हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके, अनीस किदवई, बीबी इस्माइल, रुकैया सखावत हुसैन या मुमताज़ अली। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इनकी मुमताज़ अली थी जिन्होंने कुरान की आयतों का हवाला दिया था और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन यहाँ पर किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 का, वो 4 नंबर जो है मुमताज़ अली, वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं और इसमें भी बताना है कि या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है, इस तरीके से। तो 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों, यानी कि जो ब्राह्मण जातियाँ नहीं थी, यानी कि गैर ब्राह्मण थी, वहाँ से जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए, सतनामी आंदोलन के बारे में अपने 1 लाइनर वाली वीडियो में भी बात की थी कि किसने शुरुआत की थी। तो देखिए, घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी और इन्होंने क्या किया था कि जो चमड़े का काम करने वाले थे उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। अब देखिए, हमें बताने हैं कि क्या ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं, या इनमें से कोई एक सही है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो ये वहाँ पर लिखा हुआ था कि सामाजिक न्याय की मांग की और आंदोलन शुरू किए। तो ये वाली लाइन हमारी सही है। उसके बाद दूसरी लाइन भी यहाँ पर लिखे हुए है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की घासीदास ने और चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो ये दोनों लाइन यहाँ पर हमारी बुक में दी हुई हैं, यानी कि हमारी दोनों लाइन ही यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही है कि ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो ए का उदाहरण है। उदाहरण कैसे है कि गैर जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और समानता और न्याय की मांग की। जैसे कि चमड़े का काम करने वाले जो लोग थे उस समय उन लोगों को नीचा समझा जाता था, लेकिन जो घासीदास जी थे उन्होंने उनको संगठित किया और उनके लिए समानता की जो मांग थी वो उठाई, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला है देखिए कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब। तो देखिए, 1873 में इनकी एक बुक आई थी जिसकी हमने बात की थी, गुलामगिरी। तो इस ये जो किताब थी या जो बुक थी वो किसको समर्पित थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1873 में फुले ने गुलामगिरी एक किताब लिखी
और इससे 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था और जिससे क्या हुआ, अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म कर दी गई। और उन्होंने अपनी ये पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यानी कि ये जो पुस्तक थी वो उन अमेरिकियों को समर्पित थी जिन्होंने गुलामों के लिए संघर्ष किया था। अब देखते हैं इसका आंसर वहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को इनकी ये पुस्तक समर्पित थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्यों? अब देखिए क्यों है, क्योंकि वो जो थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्यों? क्योंकि जनजातीय जो लोग थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, वे क्या करते थे, मौखिक रूप से अपनी परंपराओं का संरक्षण करते थे, इसलिए हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी देख सकें इस वीडियो को और उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। अब देखिए महाजनपदों के बारे में है ये, और महाजनपदों में भी जो कर वसूले जाते थे, यानी कि जो टैक्स लिए जाते थे, उनके बारे में ये प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कर वसूलने के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कथन दिए हैं यहाँ पर और हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, तब इसके आंसर की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करों के बारे में बताया गया है कि फसलों पर कर लगाए जाते थे और उपज का 1/6 हिस्सा दिया जाता था कर के रूप में। कारीगरों के ऊपर जो कर लगाए जाते थे वो श्रम के रूप में लगाए जाते थे। पशुपालकों के ऊपर जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में, व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने पर, और आखेटकों और संग्राहकों को क्या था, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि हर किसी को कुछ ना कुछ कर के रूप में देना पड़ता था। अब चलिए वहाँ पर चलते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है फसलों पर कर जो था उपज का आधा भाग 1/2। तो देखिए आधा भाग नहीं देना पड़ता था, अभी हमने देखा कि 1/6 भाग देना पड़ता था उपज का, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चरवाहों को जानवरों के या उनके उत्पाद के रूप में, तो ये सही है। और व्यापार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी व्यापारियों को कर देना पड़ता था। तो हमने चारों देख लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ से हम जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1/2 नहीं 1/6 जो हिस्सा था वो कर के रूप में देना पड़ता था। अगला है कि 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था और मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था और मेहराब के मध्य में डाट होती थी, ठीक है, ना कि आधारशिला। यानी कि डाट जो है मेहराब का मध्य भाग, ये डाट कहलाता था। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर वहाँ पर बनेगा वो देखिए ये वाला कथन सही है और ये वाला गलत है। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल ए कथन हमारा यहाँ पर सही होगा। ये अगला प्रश्न है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। देखिए एक कथन है और यहाँ पर पूछा गया है कि ये लेखांश
13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो देखिए ये किसी महिला के लिए, कोई महिला शासक रही होगी उसके लिए लिखा गया है, लेकिन किसके लिए, इन चारों में से किसके लिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रज़िया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। तो देखिए मिन्हाज ए सिराज के विचार हैं किसके बारे में? रज़िया सुल्तान के बारे में, जो कि एक मुस्लिम शासिका थी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में, और यार देखिए वही सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें प्रश्न में देखने को मिली थी। यानी कि आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको कुछ और पढ़ना नहीं होता है, आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक्स को ही पढ़ना होता है, क्योंकि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने प्रश्न का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है कि रज़िया सुल्तान के बारे में ये कथन लिखा था किसने? मिन्हाज ए सिराज ने। तो अपना आंसर हम यहाँ पर लगा देंगे ऑप्शन 4 रज़िया। रज़िया के बारे में ये कथन था। अगला प्रश्न है कि कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हुसंगी, उसकी जो स्थान था एक पुरापाषाण स्थल था वो हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे जो कि हमने देखे आपकी एसएसटी के पेपर 2 के। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।